हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। ये आपकी सेवन्थ प्रॉपर्टी है। ये क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं उनमें क्या क्या है? एटॉमिक एंड द आयोनिक रेडियस। ठीक है ना, एटॉमिक एंड द आयोनिक रेडियस पढ़ा, डेंसिटी पढ़ा, मेटालिक करेक्टर पढ़ा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ी। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने अभी तक देख ली हैं। अभी हम बात आती है भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, और भाई इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए भाई, बड़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। हर एक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट, IIT, JEE, JK पोस्ट, भाई जो मर्जी एग्जाम हो, ये सवाल तो आता ही है भाई। ये सवाल तो आना ही है भाई। ये इसकी तो आप मतलब जितनी मर्जी गारंटी होनी है मेरे से ले लो, ये पेपर में बड़ी बार पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैग्नेट से मतलब क्या समझते हो भाई आप? मैग्नेट वही होता है ना, चुंबक मतलब जो क्या करता है, एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करता है। या रिपल्शन शो करता है। पहले इससे मैं जनरल आइडिया बता रहा हूँ आपको। ऐसी चीज़ होती है जो अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करता है। ठीक है ना, ऐसा मटेरियल होता है। ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है भाई? हर एक जगह में ये मैग्नेट यूज़ होता है। जैसे ये आपका अर्थ हो गया, अर्थ में मैग्नेट यूज़ होता है। ठीक है ना, अर्थ में भी मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है ना, ऐसा आप मानते हो ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और जो आपका एक ब्लैक सा मैग्नेट होता है, ऐसा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उधर भी मैग्नेट होता है। ठीक है ना, जो आपकी मोटर होती है उधर मैग्नेट यूज़ होता है, मोटर में मैग्नेट यूज़ होता है। प्रिंटर आपने उधर मैग्नेटिक टेप होती है, उधर प्रिंटर में ये मैग्नेट यूज़ होता है। ठीक है ना, आपका जो होता है माइक वगैरह जो होती है, जनरेटर वगैरह जो होता है, ये हर एक चीज़ में भाई, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, जो मतलब जो स्मार्टफोन, जो मर्जी चीज़ें आपकी, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, LED है, TV है, जो मर्जी चीज़ है भाई, हर एक चीज़ में भाई मैग्नेट यूज़ होता है। मैक्सिमम जो आपके इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उधर मैग्नेट यूज़ होता है। तो भाई ये जो मैग्नेट है, इनमें कौन से मटेरियल यूज़ होता है? केमिस्ट्री में आप लोग चीज़ें ही उनके मटीरियल्स के बारे में पढ़ते हो ना। तो भाई जो आपके मैग्नेट बन चुके हैं, इनमें कौन से मटीरियल्स यूज़ होते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करनी है भाई, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में चीज़। और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनमें आती तो आती क्यों है? ठीक है ना, पहले आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है तो आती कैसे है भाई, ये वाली चीज़ हो गई। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी हम पहले एक बात पे चर्चा करते हैं। जैसे एक बात हो गई, जैसे आपकी होती है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाली पहले से मैं आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे आपका ये न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस से आगे पीछे क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। शेल्स में क्या कर रहे होते हैं? शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? शेल है। शेल्स में क्या होते हैं? सेल्स में सब शेल होते हैं। सब शेल में क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। ये तो ज़्यादा डिटेल हो गया। ठीक है ना, ऑर्बिटल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मूव कर रहे होते हैं ना, ये देखिए, ये इधर इधर आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या मूव कर रहा होता है? इधर। एक तो गई, ये क्या होता है? ऐसे ये वाला शेल्स में। और ये पुरानी कहानी है, अप टू 10th आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव कर रहे होते हैं? शेल्स में मूव कर रहे होते हैं। फिर आपने बाद में क्या पढ़ा था? बाद में आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल होता है। इस शेल के अंदर ही चीज़ होती है। ये शेल जो आपको दिख रहा है ना बाहर वाला, इसी शेल के अंदर एक क्या होता है? एस सब शेल होता है, P सब शेल होता है। इन सब शेल में क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है ऑर्बिटल में। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं 2। ठीक है ना, तो देखिए, एक तो पूरा चक्कर लगा रहा होता है ना ये इलेक्ट्रॉन, पूरा इसके आगे पीछे, न्यूक्लियस के आगे पीछे। ठीक है ना, एक अपने आगे पीछे भी चक्कर लगा रहा होता है। इलेक्ट्रॉन की 2 मोशंस होती हैं। इलेक्ट्रॉन की कितनी? 2 मोशंस होती हैं। एक तो इस न्यूक्लियस के पूरे आगे पीछे, जैसे मैं इधर लिखता हूँ, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है ना, ये न्यूक्लियस के पूरे आगे पीछे, ये वाली फर्स्ट टाइप ऑफ द मोशन। ठीक है ना, सेकंड टाइप की मोशन क्या है? जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, अपने आगे पीछे खुद रिवॉल्व करेगा। देखिए, ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है ना, अपने आगे पीछे, ऊपर नीचे, ये वाला रिवॉल्व करता है। ठीक है ना, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो ये वाली चीज़ हो गई। ठीक है ना, ऑर्बिटल, ये वाली चीज़ अभी समझ लिए 2 टाइप की मोशंस है। एक तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव कर रहा है? ये देखिए, ये इधर शेल्स में, ऐसे जो है पुरानी कहानी है, शेल्स में मूव कर रहा होता है। शेल्स में पूरा अराउंड द न्यूक्लियस से रिवॉल्व कर रहा होता था। बट जो आपने न्यू मॉडल देखा, जो क्वांटम मॉडल देखा, उधर देखा मॉडल ऑफ एटम में क्या देखा आपने? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? ऑर्बिटल में पड़े होते हैं। ऑर्बिटल क्या करता है?
ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बड़े होते हैं ना, तो ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन बड़े होते हैं तो आगे न्यूक्लियस के आगे पीछे क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के आगे पीछे अपनी भी मोशन होती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना, ये वाली चीज़ हो गई। आपको मैंने क्या बताया, दो टाइप की मोशन है, एक ऑर्बिटल में जब ये इलेक्ट्रॉन होता है तब न्यूक्लियस के आगे पीछे चक्कर लगाता है, और ये अपने आगे पीछे, तो उसको आप बोलते हो स्पिन, ठीक है ना। उसको आप जब इलेक्ट्रॉन अपने ही ऊपर नीचे चक्कर लगाए, जैसे आपका ये अर्थ होता है ना, अर्थ, तो एक तो ये वाली रोटेशन होती है, ठीक है ना, ये वाली रोटेशन, ठीक है ना, जैसे इधर की तरफ रोटेट करेगा, देन फिर इधर ऐसे चक्कर लगाएगा। एक तो ऊपर से नीचे की तरफ भी होती है ना, ऊपर से नीचे की तरफ, ये वाली होगी स्पिन वाली मोशन। वैसे ही भाई जब आगे पीछे इसके आगे पीछे रिवॉल्व करेगा, भाई इस न्यूक्लियस के आगे पीछे रिवॉल्व करेगा, तब ये कौन सी मोशन होती है, ऑर्बिटल मोशन। बट जब इलेक्ट्रॉन अपने ही आगे पीछे रिवॉल्व करेगा, ऊपर नीचे रिवॉल्व करेगा, तो भाई इसको क्या चीज़, इसको बोलते हो आप स्पिन मोशन। तो दो टाइप की मोशन होती है, एक ऑर्बिटल वाली, एक स्पिन वाली। ओके, तो इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ आती है, ठीक है ना। तो अभी जब भी देखिए कोई चार्ज, इलेक्ट्रॉन में क्या है, चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन में क्या है, चार्ज है, कौन सा, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा, नेगेटिव चार्ज है, चार्ज होगा। जब भी चार्ज मूव होता है ना, तो भाई इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाती है, तो ये इधर से ये मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे दिया किसने, इलेक्ट्रॉन ने किसको जन्म दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड को। देखिए फील्ड क्या होती है, आगे पीछे जो इलाका होगा, ठीक है ना, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो आगे पीछे इलाका क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से अगर कोई इधर चार्ज आएगा, वो अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करेगा। या तो जब ये समझो ये चार्ज है ना, इसके आगे पीछे ये समझो इसका इलाका है, ठीक है ना, इधर इसकी दहशत है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन कोई इधर नेगेटिव चार्ज आए तो इधर क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है ना। अगर इधर कोई पॉजिटिव चार्ज आए तो इधर से क्या, रिपल्शन शो करेगा। तो ये इसका इलाका है, फील्ड है भाई, इसका इलाका है। वैसे ही भाई चार्ज के आगे पीछे क्या होती है, फील्ड होती है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब बन जाती है तो उधर से एक मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाती है। तो ये वाली आप फिजिक्स में चीज़ पढ़नी है, ठीक है ना। तो भाई अभी देखिए इसमें फील्ड बन गई ना, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, ठीक है ना, अराउंड द न्यूक्लियस, और अराउंड द न्यूक्लियस किसमें, ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा होता है, और एक अपने आगे पीछे ऊपर नीचे चक्कर लगा रहा होता है, स्पिन मोशन। दो टाइप की मोशन है उसकी, ठीक है ना। तो जब वो मूव कर रहा होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड उधर तैयार हो गई होगी, अभी देखिए ये वाली, रियली सॉरी, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुई होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुई, ठीक है ना, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई। तो अगर हमने इसको मैग्नेट के आगे पीछे उस मटेरियल को रख दिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई, तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्शन शो करेगा या रिपल्शन शो करेगा। मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा या रिपल्शन शो करेगा। तो ये वाली चीज़ हो गई। जब भी कोई समझो मैग्नेटिक मटेरियल को आप क्या करो, जब भी मैग्नेटिक मटेरियल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, समझो इधर ठीक ठाक बड़ा मैग्नेट रखा है और आपने ये सब्सटेंस है इसको इधर रखा, या तो ये अट्रैक्शन शो करेगा, या तो क्या, अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करेगा। ओके, तो ये वाली चीज़ होगी। इतनी सी चीज़ें आप लोगों ने समझनी है, ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। इधर क्या कहानी है भाई, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ी बातें आपको बताता हूँ, ठीक है ना। जो थोड़े बेसिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। मूवमेंट करने से वजह से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गई होगी। मैग्नेटिक फील्ड जब तैयार हो गई तो उसको अपने उसी सब्सटेंस को, ट्रांजिशन एलिमेंट वाला जो सब्सटेंस है उसको आपने क्या मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, तो उधर क्या करेगा वो, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई है ना, तो भाई उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करेगा। तो इसी को बिहेवियर को आप क्या बोलते हो, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये वाले ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं बिकॉज उनमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उधर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गई होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जब तैयार हो गई तो उधर से आपको क्या पता लगेगा कि उधर वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो बस यही वाले आपने, सबसे पहले आपको मैं चीज़ बताता हूँ जो आपको पेपर के लिए जैसे तैयार करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि भाई आप मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को आप कितने तरीकों में, कितनों में क्लासीफाई करते हो। सब्सटेंसेस को आप क्या करते हो, क्लासीफाई करते हो इनटू 3 कैटेगरी। सब्सटेंसेस को आप, जो भी आपको मटेरियल दिख रहे हैं ना, उनको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक तो वो जो एक पैरामैग्नेटिक, अभी मैं बताता हूँ पैरामैग्नेटिक क्या है, और एक डायामैग्नेटिक। ये वाले लिख देना भाई, लिखना है आपको, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, एक कौन सा हो गया, फेरोमैग्नेटिक। तो ये वाली चीज़ है।
तीन किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं। जब भी आप किसी सब्सटेंस को क्या करोगे, इन द मैग्नेटिक फील्ड रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड रखोगे, जब भी आप किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो भाई मैग्नेटिक जो आपके सब्सटेंसेस है, तीन टाइप का बिहेवियर, जो भी आपको आगे पीछे चीज़ें दिख रही है ना, उन सभी को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, मतलब मैग्नेट के आगे पीछे रखोगे, उनको जब आप मैग्नेट के आगे पीछे रखोगे तो भाई वो तीन टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। एक तो होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एक होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एक होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो क्या करते हैं, जब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, जो क्या करते हैं अट्रैक्शन शो करते हैं, उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, जो अट्रैक्शन शो करते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, उसको आप लोग क्या बोलते हो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस, लिख लीजिए, द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, उनको आप लोग क्या बोलते हो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और विच आर रिपेल्ड द सब्सटेंसेस विच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, उनको आप लोग क्या बोलते हो, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उनको आप लोग क्या बोलते हो, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैंने क्या बोला, सब्सटेंसेस को आप तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हो जब आप लोग उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो। ऐसे फर्स्ट किस्म के वो सब्सटेंसेस जो कि अट्रैक्शन शो करते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, उसको आप लोग क्या बोलते हो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और दूसरे किस्म के वो सब्सटेंसेस जो रिपल्शन शो करते हैं। और थर्ड किस्म के ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं, उनको आप लोग बोलते हो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। रियली सॉरी यार, फिर से वो सिस्टम ख़राब हो गया, मैं दूसरी ऐप यूज़ कर रहा हूँ ना। उनको आप लोग क्या बोलते हो, उनको आप लोग बोलते हो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैंने क्या बोला, जो वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करता है। अभी मैंने रीज़न नहीं बताया, सिर्फ मैंने आपको बताया सब्सटेंसेस को आप तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस कि आपने मैग्नेटिक फील्ड में जब आपने उसको मैग्नेट के आगे पीछे रखा होगा, सब्सटेंसेस को आप तीन किस्म में क्लासीफाई कर सकते हो। एक ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या, मैग्नेटिक, जो अट्रैक्शन शो करते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसकी तरह चुंबक आपने रखा होगा उसके आगे पीछे, वो सब्सटेंस क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और जो एक ऐसा सब्सटेंस जो रिपेल करेगा, जो उधर मतलब उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और थर्ड किस्म के वो सब्सटेंसेस जिन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखानी है टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, उसको आप लोगों ने क्या बोलना है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो अभी देखिए ये वाली चीज़ क्यों हो गई, ठीक है ना, ये वाली चीज़ क्यों हो गई, इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न आपको मैं अभी बताता हूँ, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिज्म में क्या हो गया, पैरामैग्नेटिज्म आपको क्या, ये अट्रैक्शन शो क्यों करता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिज्म शो क्यों करता है, बिकॉज भाई देखिए मैंने क्या बोला, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, दो होते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों होंगे तो पेयर्ड होंगे, तो ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो भाई इधर कुछ भी नहीं रहा, ओवरऑल इधर क्या रहा, ओवरऑल चार्ज इधर क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा, ओवरऑल चार्ज इधर कुछ भी नहीं रहा। जैसे फॉर एग्जांपल ओवरऑल मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं रही, क्यों, बिकॉज देखिए जब पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव हो और एक ही नेगेटिव हो, तो ओवरऑल कितना हो जाता है, जीरो, न्यूट्रल हो जाती है ना चीज़। वैसे ही भाई एक ऊपर की तरफ देख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक दूसरे की स्पिन को ये क्या कर देते हैं, स्पिन होती है, एक दूसरे की स्पिन को क्या कर देते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ जा रहा होगा, दूसरा इधर की तरफ जा रहा होगा, तो इधर क्या हो जाएगा भाई, इनकी स्पिन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और ये क्या करेंगे, जब भी कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाता है, बिकॉज भाई वो कौन सा बिहेवियर शो करवाएगा, वो बिहेवियर शो करवाएगा डायामैग्नेटिज्म। मतलब मैग्नेट जब आपने उसके आगे पीछे रख दिया तो वही वो अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, वो रिपल्शन शो करेगा। पैरामैग्नेटिज्म क्यों होता है, ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिज्म क्यों होता है, रीजन है क्या इसका, ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी किसी ऑर्बिटल में हो, जैसे ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या मूव कर रहा होगा ना, मूव कर रहा होगा, तो भाई चार्ज जब मूव करता है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड जब बन गई तो आपने इसको मैग्नेट के आगे पीछे रखा होगा, तो भाई ये क्या मैग्नेटिक बिहेवियर शो करवाएगा। तो भाई देखिए इसकी स्पिन कैंसिल थोड़ी ना हुई, स्पिन का मतलब होता है एक, इसका स्पिन ऐसे लिखते थे ना, +1/2 -1/2 ऐसे लिखते थे, तो इधर क्या था, +1/2, इधर -1/2, तो ये क्या होगी, कैंसिल हो गई एक दूसरे के साथ। इधर क्या रही, +1/2, समझो एक तो है ना स्पिन की कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करवा सकता है, ठीक है ना। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो स्पिन क्या हो जाती है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है। ये आपने स्पिन क्वांटम नंबर, जब आप लोग क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे थे तो उधर आप लोगों ने चीज़ पढ़ी थी। जब स्पिन क्या हो जाती है, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं,
तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तब क्या हो जाता है, स्पिन एक दूसरे की कैंसिल हो जाती है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर आपका शो नहीं हो पाता, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा एक नीचे की तरफ जाएगा तो उनकी स्पिन क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। वैसे जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो भाई आपको चीज़ मैंने बता दी कि तो चार्ज है, चार्ज मूव करेगा, चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है आराम से, ठीक है ना। आराम से मैग्नेटिक फील्ड जब बन गई तो जब आपने उसको मैग्नेट के आगे पीछे रख दिया तो वो क्या मैग्नेटिक बिहेवियर शो करवाएगा। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। इतनी सी बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है ना। इतनी चीज़ अगर मैंने आपको बताया पैरामैग्नेटिज्म क्यों होता है, ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये वाली मैंने आपको चीज़ बता दी। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो भाई आपका क्या करेगा, आपका वो नहीं हो सकता। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो भाई आपका पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर शो नहीं होगा, तब आपका डायामैग्नेटिज्म बिहेवियर शो होगा। ओके, ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए आपको पता है पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इतनी बात पता है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो भी होते हैं उधर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको पता है ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, उनकी कॉन्फ़िगरेशन n-d ऑर्बिटल, n-d में क्या होते हैं, n-d इधर क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे आपने उधर देखा था कि भाई जैसे D1, D2, D3, D4, D5 जब आप फिलिंग कर रहे थे तो 3D में 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5 तो इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना, 3D6, 3D7, ठीक है ना। तो इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। तो भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मैंने ऊपर बता दिया पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर ही किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांजिशन मेटल्स में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे, डी ऑर्बिटल में, तो ये पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है ना। और जितने ज़्यादा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, बढ़ जाएं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, बढ़ जाएं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, तो आपका पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बिकॉज इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न सिंपल है भाई, इसका रीज़न क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इसका क्या मतलब, जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं तो वही वो क्या मूव करेंगे ना, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इतने सारे चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो इतनी सारे मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगी तो पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये वाली चीज़ हो गई। इतनी सी बात आप लोग समझ लीजिए। ओके, इतनी सी बात आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। तो ये वाली चीज़ हो गई। और जिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इधर क्या होते हैं, ये ऐसे ट्रांजिशन, ये ऐसे एलिमेंट्स है जिधर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इधर क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड नहीं होते हैं, इधर क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दैट्स वाई दे आर मतलब ये क्या, डायामैग्नेटिक, दे आर डायामैग्नेटिक। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए कोई भी सब्सटेंस आपका कितना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करवा रहा है, कोई भी सब्सटेंस आपका कितना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करवा रहा है, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक चीज़ होती है, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक चीज़ होती है, उसको आप लोग क्या बोलते हो। देखिए जैसे आपको फोर्स के लिए जैसे आपका कोई कितना दम लगा रहा है, ठीक है ना, पुल, कोई कितना पुल कर रहा है, पुश कर रहा है, या छोटी क्लास की डेफिनेशन है, उसको आप कैलकुलेट करते हो किसमें, फोर्स में, ठीक है ना। अगर जैसे आपने अभी उधर पढ़ा था कि चार्ज, जैसे आपने इलेक्ट्रिक उधर चार्ज वगैरह पढ़ा था, चार्ज पढ़ा था ना, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है ना, चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है किसकी भाई, मटेरियल की, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या करता है, कोई भी उसके आगे पीछे, चार्ज के आगे पीछे कोई चीज़ रखी होगी वो अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करेगी, ठीक है ना। ये वाली चार्ज की प्रॉपर्टी, जैसे फोर्स होता है वैसे चार्ज होता है, जैसे कि आपने अलग अलग मोमेंटम पढ़ा होगा, ठीक है ना, अलग अलग आपने टर्म्स पढ़ी होंगी, मोमेंटम कैलकुलेट करा होगा, फोर्स कैलकुलेट करी होगी भाई, ये चार्ज वगैरह कैलकुलेट करा होगा, ये वाली सारी चीज़ें आपने देखी होंगी ना। वैसे ही वही एक चीज़ होती है, कौन सी, वैसे ही अगर आपको कितना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, किसी भी सब्सटेंस में कितना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, उधर एक उसको अगर कैलकुलेट करना हो तो उधर एक टर्म यूज़ होती है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, उसको आप लोग क्या बोलते हो, मैग्नेटिक मोमेंट, MAGNETIC, मैग्नेटिक मोमेंट, मैजिक मोमेंट नहीं भाई, मैजिक मोमेंट नहीं, इसको मैजिक मोमेंट मत समझिए, इसको मैग्नेटिक मोमेंट समझिए, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है कि किसी सब्सटेंस में कितना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, कितना सब्सटेंस मैग्नेटिक है, तो आप लोग कौन सी टर्म यूज़ करते हो, उसके लिए आप टर्म यूज़ करते हो मैग्नेटिक मूवमेंट। तो आप लोग ये मैग्नेटिक मूवमेंट अभी देखिए किसकी वजह से है, ड्यू टू द टू थिंग्स, इसको मैं MM लिखूंगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट को मैं ड्यू टू द टू थिंग्स, मैंने आपको पहले चीज़ बता दी, क्लियर कर ली, ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन,
ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे ना, ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन प्लस स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन मैंने देख लिया कि जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पड़ा होता है, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पड़ा होता है और वो न्यूक्लियस के आगे पीछे चक्कर लगाता है तो वो होती है ऑर्बिटल मोशन, ठीक है ना। ऑर्बिटल मोशन होती है। स्पिन मोशन क्या होती है, जब वो अपने आगे पीछे चक्कर लगाता हो, जैसे आप क्या अपने आगे पीछे चक्कर लगाओ, जैसे आप क्या करो, उल्टा घूमो, उल्टा वो मतलब ऐसे ऐसे घूमो, ये आप हो ना, ये आप हो, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूमो, ऐसे घूम तो नहीं पाओगे बट ऐसे आप समझ लिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने आगे पीछे क्या चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है ना। एक तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ जा रहा है, वो ऑर्बिटल मोशन हो गया, जब अपने आगे पीछे चक्कर लगाता है तो वो क्या हुआ, स्पिन मोशन। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के दो मोशन है, एक ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, जो आपकी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को कैलकुलेट करता है, उसके लिए एक टर्म है मैग्नेटिक मूवमेंट। वो ड्यू टू द टू थिंग्स है, वो ऑर्बिटल मोशन कितना है और स्पिन मोशन कितना है, ठीक है ना। ऑर्बिटल मोशन कितना है और स्पिन मोशन कितना है, ऑर्बिटल मोशन कितना है और स्पिन मोशन कितना है, ये वाली चीज़ याद रख लीजिएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट जब भी आप लोग कैलकुलेट करते हो ना, उधर दोनों चीज़ें देखते हो कि आपका ऑर्बिटल्स में कितना है, ऑर्बिटल मोशन कितना है, मतलब ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या किस हिसाब से रिवॉल्व कर रहे हैं, और स्पिन में इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व कर रहे हैं, कितने स्पिन अनपेड इलेक्ट्रॉन वगैरह उधर होंगे, तो वो वाली चीज़ होगी। ओवरऑल स्पिन की वैल्यू क्या होगी, तो उधर से आप स्पिन मोशन को कैलकुलेट करते हो, तो इधर से मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू को एक कैलकुलेट कर लेते हो। जो आपको एक और चीज़ है, इधर एक चीज़ होती है, जैसे आपका फर्स्ट ट्रांजिशन जो सीरीज़ हो गई, फर्स्ट ट्रांजिशन जो सीरीज़ हो गई, इधर एक चीज़ थी भाई, इधर पता क्या चीज़ है, फर्स्ट ट्रांजिशन जो सीरीज़ हो गई, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हो गई, इधर जितने भी मेटल आयंस होते हैं ना, मेटल के आयंस हो गए, जैसे Fe+2, ठीक है ना, मेटल के आयंस हो गए, Fe+2 मेटल के आयंस हो गए, ठीक है ना। तो जब भी ये होंगे तो इनमें क्या होता है कि भाई, इनमें जो होता है, जो आपकी स्पिन मोशन होती है ना, स्पिन मोशन वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ऑर्बिटल मोशन के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। स्पिन मोशन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, बिकॉज अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आगे पीछे बहुत ज़्यादा रिवॉल्व करते हैं, तो उनकी मोशन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्पिन की मोशन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है। इधर एक जब ऐसा सिस्टम हो जाता है ना, ये क्यों होता है, ये वाली अलग चीज़ है कि बिकॉज इधर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए ऑर्बिटल मोशन इन्वॉल्व क्यों नहीं होती है, बिकॉज जैसे ऐसे मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना था तो उधर दोनों टर्म यूज़ होनी थी। मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए कौन सी, स्पिन मोशन प्लस ऑर्बिटल मोशन दोनों। बट इधर देखिए मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ठीक है ना, उधर क्या होता है, जो मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं, उधर स्पिन मोशन क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली ऑर्बिटल मोशन से। जब ऑर्बिटल मोशन इतनी ज़्यादा कम हो जाती है तो आप लोग इसकी जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट था ना, दो मैग्नेटिक मूवमेंट, एक ड्यू टू द स्पिन मोशन, एक ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से क्या हो गया, नेग्लिजिबल, आपने समझ लिया कि एक हुआ ही नहीं, है ही नहीं वही कुछ भी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग टर्म यूज़ करते हो, इसको आप लोग क्विंज्ड QUENCHED, क्विंज्ड, ये सिर्फ 3D सीरीज़ के लिए होता है, ठीक है ना। जो आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, इसका एक अलग सा रीज़न है, ठीक है ना, इसका अलग सा रीज़न है, वो आपको बड़ी क्लासों में पढ़ना है, ठीक है ना। अभी आपको इधर नीड नहीं है, सिर्फ आपको अभी के लिए इतनी चीज़ याद रखनी है कि मैग्नेटिक मूवमेंट, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को कैलकुलेट करता है, वो ड्यू टू द टू मोशंस, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन। और मैंने बताया जो फर्स्ट ट्रांजिशन जो सीरीज़ है, उधर ऑर्बिटल मोशन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है कंपेरेटिवली कंपेयर टू द स्पिन मोशन। तो इसलिए ऑर्बिटल मोशन को आप निगलेक्ट कर लेते हो, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन इज क्विज्ड, ठीक है ना। तो अभी आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कैलकुलेट होती है ड्यू टू द, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उधर जो अभी कैलकुलेट करनी होगी ड्यू टू द ओनली स्पिन। मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए भी क्या होनी है, ओनली स्पिन यूज़ होनी है, ठीक है ना, स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन इधर यूज़ नहीं होनी, बिकॉज वो क्या हो चुकी है, वो बिल्कुल उनकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है, बिल्कुल क्या होती है, ज़ीरो होती है, नेग्लिजिबल होती है। उसको आप लोगों को ऑर्बिटल मोशन इज क्विंज्ड, उसका अलग सा रीज़न है कि लिगेंड उसके पास आ जाते हैं अलग अलग। बट ये वाली चीज़ आपको अभी पता नहीं लगेगी, जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज़ पता लगेगी, ठीक है ना। अभी के लिए बस इतनी चीज़ याद कर लीजिए कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है वो ड्यू टू द ओनली 3D सीरीज़ के केस में ओनली ड्यू टू द स्पिन मोशन होगी, ये वाली चीज़ होगी। तो इसका एक फॉर्मूला है उसका ये वाला है। तो आपका एक फॉर्मूला है, उसको आप बोलते हो स्पिन ओनली फार्मूला, स्पिन ओनली फार्मूला। जब आप लोग ओनली स्पिन ही
यूज़ करते हो स्पिन ओनली फार्मूला जब भी मैग्नेटिक मूवमेंट, जब भी आपने 3D सीरीज़ की कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक मूवमेंट, मैंने बोला था ना मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू होती है कुछ, तब आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, स्पिन ओनली फार्मूला, जहाँ पे आपने ओनली स्पिन, आपने स्पिन वाली जो मोशन थी उसी को आपने उसे यूज़ में लेना है, आपने ऑर्बिटल वाली मोशन को यूज़ में नहीं लेना, ये वाली चीज़ हो गई। तो इधर क्या फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस टू और bm, ये वाला फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये है स्पिन ओनली फार्मूला। जब आप लोग क्या करते हो, जब भी आप मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करते हो ड्यू टू द ओनली स्पिन मोशन, तो आप लोग एक फार्मूला है स्पिन ओनली फार्मूला, जिसको आप लोग मैग्नेटिक मूवमेंट की उधर वैल्यू है इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। अभी देखिए n क्या है, m क्या है, m तो हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को कैलकुलेट करती है, ठीक है ना, और bm क्या हो गया, जैसा इसका नाम होता है, जैसे मैं आगे लिखता हूँ दोबारा से इसको, जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला हो गया n इंटू रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू, और इधर क्या, बोहर मैग्नेटोन, ठीक है ना। बोहर मैग्नेटोन क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या है, यूनिट है। मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट क्या है, मैग्नेट, इसको हम लिखते हैं ऐसे न्यू से, ये वाली चीज़, ये वाला सिंबल है, यू जैसा सिंबल होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट को आप लिखते हो ये वाली चीज़ से, ठीक है ना, ये वाली चीज़ याद कर लेना, ठीक है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट को आप लिखते हो इसको U जैसा सिंबल होता है, न्यू बोलते हैं, ठीक है ना, इसको न्यू बोलते हैं, इसको U जैसा सिंबल होता है, ऐसे सिंबल होता है ये वाला चीज़, ठीक है ना, न्यू बोलते हैं आप इसको। तो ये वाला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए सिंबल लिखने का सिंबल, जैसे फोर्स के लिए आप यूज़ करते हो ना, तो ये वाली इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए ये न्यू, इसको आप U की तरह लिखते हो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, और BM क्या है, इसका यूनिट है, ठीक है ना, ये इसका सिंबल है, ये इसका यूनिट है। और N क्या है, वेयर N इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वेयर n क्या है, इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। n क्या है भाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे भाई, 3D सीरीज में जितने भी आपने एलिमेंट्स यूज़ करे ना, जैसे 3D सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स, स्कैंडियम था, टाइटेनियम था, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, उधर जो उसके d ऑर्बिटल में मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या फिर s ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, s में तो एक ही हो सकता है, ठीक है ना, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैल्यू आपने इधर सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर देखिए इधर 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू वन प्लस टू, तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1 प्लस टू, इधर कितना आएगा 1 इंटू, इधर कितना आएगा 3, तो इधर क्या आ जाएगा रूट ऑफ 3। रूट ऑफ 3 की वैल्यू आपने देख लेनी है, तो आपका वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक मूवमेंट की, मैग्नेटिक मूवमेंट की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो इधर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, 1.73, तो इधर 1.73 बोहर मैग्नेटॉन इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक होता है, तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। तो ये वाली चीज़ हो गई, इतनी सी चीज़ आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है ना। इतनी चीज़ आप लोगों को अगर चीज़ क्लियर हो गई तो मैं आगे मूव करता हूँ, बट आपको बता देता हूँ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को कैलकुलेट करता है, कि बताता है कि आपके सब्सटेंस क्या है, कितना मैग्नेटिक है, तो उस चीज़ को आप लोग यूज़ करते हो, आपने मैग्नेटिक मूवमेंट यूज़ करते हो, उसलिए टर्म यूज़ करते हो आप मैग्नेटिक मूवमेंट। उसका फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू, वेयर n क्या है, n क्या है जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, और bm क्या है, बोहर मैग्नेटॉन, जो क्या है यूनिट है किसका, मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो इतनी आई थिंक आप लोगों को चीज़ क्लियर हो गई। तो अभी देखिए आपको पता है मैग्नेटिक मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n इंटू एन प्लस टू। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, देखिए अगर ये बढ़ जाएंगे, जैसे इधर मैं लिखता हूँ, अगर अनपेयर्ड n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ये वाली मैं इधर कैलकुलेट करता हूँ वैल्यू, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू क्या होगी, 1, देखिए अभी इधर इसको फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ मैं दोबारा से बार से, ठीक है ना, n इंटू एन प्लस वन, ये वाला फॉर्मूला है ना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई, 1 होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई, 1 होगा, तो आपके न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला है ना n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, तो n की जगह पे क्या लिखूंगा, n की जगह पे लिखूंगा 1 इंटू वन प्लस टू, ठीक है ना। n की जगह पे क्या लिख दिया मैंने 1, और इधर भी क्या लिख दिया 1 इंटू वन प्लस टू, तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू को रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। आगे क्या लिख देना है, बोहर मैग्नेटॉन यूनिट है भाई मैग्नेटिक मूवमेंट का, ठीक है ना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2, तो इधर वैल्यू कितनी हो जाएगी, न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 1, तो कितनी हो जाएगी भाई 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा रूट ऑफ 6, तो इधर कितनी वैल्यू हो जाएगी भाई 2, इधर कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3, तो इधर कितनी हो जाएगी रूट 2 इंटू रूट 3, रूट 2 इंटू 3,
इधर √3 की वैल्यू कितनी है 1.73, √2 की भी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका इधर √2 की वैल्यू होता है कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है भाई 1.414 प्लस इंटू 1.73 1.73 तो ओवरऑल इसकी वैल्यू पता कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई 2.88 बोहर मैग्नेट्रॉन। ये वाली कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है ना, बट मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि ये याद कैसे करनी है आपको, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, तो ये वैल्यू आपने ऐसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 3 होंगे तो इधर क्या 3 × 3 + 1 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सॉरी 3 इंटू इधर कितना है 3, इधर 2 था भाई, रियली सॉरी यार, रियली सॉरी, इधर 2 है ना, n × n+2 था, रियली सॉरी यार मेरे को, इधर मैंने भी गलत कर दिया, 2 था, इधर आगे मैंने वही किया हुआ है 2 × 2, इधर कितना हो जाएगा 2 × 2 + 2, इधर कितना 4 हो जाएगा भाई 4, ये देखिए बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है ना, रियली सॉरी मेरे को, बट आप लोग इधर सही कर लीजिएगा इसका, ठीक है ना, बिकॉज मैंने सिर्फ गलती किया कि n × n+1 मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो आपको क्या n × n+2 लिखना था, तब आपका सही आंसर आता, ठीक है ना। n × तो इधर क्या हो जाता, इधर क्या हो जाता √8, तो √8 इधर क्या हो जाता 2 × 2 × 2, तो कितना हो गया भाई 8 हो गया, 2 × 2 इधर कितना हो गया 8 हो गया ना। तो भाई इधर क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ ऐसे हुई होगी ना चीज़ 2 × 2 × 2, ये इधर 8 को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये वाली चीज़। तो जब भी क्या हो जाता है भाई ऐसे लिख सकता हूँ मैं इंटू स्क्वायर प्लस √2 है ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो ये स्क्वायर कैंसिल और स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या जाएगा 2 × 2 √2, तो इधर क्या जाएगा 2 की और √2 की वैल्यू क्या मैंने बता दी 1.414, तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा 2.88 बोहर मैग्नेट्रॉन, 2.88 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 2 होंगे, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे तो ये वाली आपने कैलकुलेट करनी है। तो कितना आंसर आ जाएगा भाई, इधर आंसर आएगा आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर आएगी 3.872 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो देखिए जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इधर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती थी 3d10 और 4s2, तो इधर ऐसे लिख सकता हूँ मैं। डी में कितने हैं भाई 10 है ना, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10, तो अनपेड तो है ही नहीं, एस में कितने 2, एक ऊपर नीचे, अनपेड तो है ही नहीं, तो भाई इट इज़ डायामैग्नेटिक। तो ये क्या है भाई डायामैग्नेटिक है, मतलब पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो बस ये वाली चीज़ हो गई। और एक और चीज़ अगर देख लीजिए, इधर एक Mn मैंगनीज +2, तो सबसे पहले देखिए, पहले मैं इधर देखता हूँ मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन और एक Fe+3। तो पहले मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और फिर आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो भाई इधर मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई 3d5 4s2, इसकी क्या होती है 3d6 और 4s2 है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो मैंगनीज +2 जब मैं लिखूंगा तो पहले मैं इसकी लिख लेता हूँ, इसको डब्बे डाल देता हूँ, ठीक है ना, 5 डब्बे इधर डाल दिए, 1 2 3 4 5 है ना। तो इधर एस में कितने 2, एक ऊपर एक नीचे, 1 2 3 4 और 5, डी में कितने 5 है ना, तो एस में कितने 2 हैं। तो Mn+2 में कितना हो जाएगा, Mn+2 में क्या हो जाएगा, जब Mn+2 की लिखूंगा ना मैं, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना एस वाले, ये क्या हो जाएंगे लूज़ हो जाएंगे, एस वाले इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे। तो बचेंगे कौन से, यही वाले। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे भाई 5 बचे ना। तो भाई एन की जगह पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर देना 5, तो ये क्या होता है हाईएस्ट वैल्यू, 5 से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इधर अगर देखिए 3d6 में क्या हो जाएगा, एक इधर पेड हो जाएगा। तो अनपेड कितने बचे 1 2 3 4, 4 अनपेड बचे। 4 अनपेड जब बचे तो भाई देखिए 5 से तो कम ही हो गए ना, तो भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ होगी। Mn+2 में क्या है 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ वाई इट इज़ हाईली, इसको आप पैरामैग्नेटिक भी नहीं बोलोगे, इसको आप लोगोगे फेरोमैग्नेटिक बोलोगे। स्ट्रांगली ये पैरामैग्नेटिक है, स्ट्रांगली जो पैरामैग्नेटिक चीज़ होती है जो वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो गए थे उसको आप लोग क्या बोलते हो फेरोमैग्नेटिक। तो ये वाली आयरन +3 की भी सिमिलर एग्जाम्पल है, जैसे आयरन होगा 3d6 और 4s2 है ना, 3d6 और 4s2, एस में कितने 2, इधर कितने 1 2 3 4 5 और 6 हो गए ना। तो अभी देखिए इधर से मैं 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दूँ Fe+3, 2 इधर से और एक इधर से, एक पेड वाला लूज़ कर दूँ, तो कितने बच नहीं जाएंगे इधर भाई ये वाले 1 2 3 4 5, 5 पेड 5 बचे। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई 5, तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो फेरोमैग्नेटिक। तो ये वाली बात हो गई भाई, ठीक है ना। तो ये वाली बात ये वाली आई थिंक बात आप लोगों को समझ आती है, ठीक है ना। ये अभी देखिए आपको
अनपेड, देखिए सिंपल सी लॉजिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाएंगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट भी आपके लोगों की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज मैग्नेटिक मूवमेंट होती ही क्या भाई कि आपको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को कैलकुलेट करना, तो वही चीज़ है। तो इतनी सी बात आप लोगों ने समझनी है। 3D सीरीज़ में क्या होता है, देखिए आपने D1, D2, D3, D4, D5, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इधर तक क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होने लग पड़ते हैं भाई, बढ़ने लग पड़ते हैं, ठीक है ना, बढ़ने लग पड़ते हैं। तो इधर तक क्या आपका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होता है, बढ़ने लग पड़ता है भाई। D6 में क्या होता है, आयरन में क्या पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। D5 के बाद मैंगनीज के बाद आयरन के केस में क्या मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाने, कम होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, बिकॉज भाई उधर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, उधर पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। पेयरिंग जब होना स्टार्ट हो गई तो भाई उधर क्या हो गया, आपकी क्या चीज़ हो गई, पेयरिंग जब होना स्टार्ट हो गई तो आपकी क्या चीज़ हो गई भाई, सिंपल सा लॉजिक है। पेयरिंग जब होना स्टार्ट हो गई तो भाई आपका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो कम होना स्टार्ट हो गया, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट आपकी क्या हो गई, कम हो गई, मतलब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये वाली चीज़ है, ये सिंपल सा लॉजिक है। तो बस इतनी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो भाई एक मैं टेबल दिखाऊंगा आपको, जिसमें आपको एक मिनट टेबल दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये वाला हम एनसीईआरटी पे पहुंच चुके हैं। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को, ये वाली चीज़ है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। देखिए एनसीईआरटी क्या लिखती है भाई, वही डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म की कहानी, ये वाली चीज़ तो मैंने बता दी। डायमैग्नेटिक क्या होता है, फेरो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होता है, ये वाली चीज़ तो मैंने बता दी आपको, ठीक है ना। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक क्या होता है वो भी चीज़ मैंने बता दी, ठीक है। एनसीईआरटी पूरी कवर है। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है वो भी चीज़ मैंने बता दी, ठीक है ना। फॉर्मूला बताया n × n+2, ये वाला चीज़, ये वाला कौन सा है भाई, स्पिन ओनली फॉर्मूला है, ठीक है ना। कौन सा, स्पिन ओनली फॉर्मूला है, ठीक है ना। और देखिए ये वाली जो चीज़ है ना आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, ठीक है ना, ये इन्होंने लिखा हुआ है मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ये वाली चीज़ तो मैंने बता दी, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो भाई देखिए ये वाली चीज़ है। और जो आपकी ये इधर देखिए, इधर जो आपने कैलकुलेट करी और ऑब्जॉर्व, इधर क्या सीन है, देखिए इधर पता क्या करते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखिए आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। इस चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ब्रह्मास्त्र है। और नीट वगैरह हर एक चीज़ में, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पता नहीं कितनी बार पूछा जाता है भाई, ये वाली चीज़ बहुत बार पूछी जाती है भाई, ठीक है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट से सवाल, ओके। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो आपको मैं चीज़ बताता हूँ, जैसे कि क्या हो गया, स्कैंडियम +3 D0 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। कैलकुलेटेड वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी कहाँ से भाई, कैलकुलेट करी आपने स्पिन ओनली फॉर्मूले से। कहाँ से कैलकुलेट करी, स्पिन ओनली फॉर्मूले से। तो भाई वो कितनी हो गई, 0 हो गई। Ti+3, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3D1। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है भाई, तो इसकी 1.73। अनपेड इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो गए, 2 हो गए, तो 2.84। ये सारी की सारी आपने कैलकुलेट करी है विद द हेल्प ऑफ द स्पिन ओनली फॉर्मूला। स्पिन ओनली फॉर्मूला से कैलकुलेट करिए, ठीक है ना। ये वाली सारी चीज़ें देखिए, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैल्यू कितनी होगी, 5.92। जब 4 हैं इधर देखिए, जब आयरन पे आए, आयरन पे मूव करें ना आप, आयरन पे जब 3D6 हो गया, 3D6 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है ना। तो आपका 4.90। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए तो 3.87, ठीक है ना। 2 हो गए तो 2.84। जब 1 हो गए तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। और ये है भाई कैलकुलेटेड। अभी देखिए मैंने जो आपको, देखिए ऐसे, ये तो मैंने कैलकुलेट करी, ये तो आपने फॉर्मूला आपने यूज़ करा, थ्योरेटिकल फॉर्मूला है। बट एक्चुअली में आप लोग क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। एक बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वगैरह, उधर एक खतरनाक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, गॉयस बैलेंस, ठीक है ना। गॉयस बैलेंस होता है, फैराडे बैलेंस होता है, ठीक है ना। GUOY गॉय बैलेंस होता है, फैराडे बैलेंस होता है। वो एक बड़ी बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उधर क्या करते हो आप, उसी सब्सटेंस को रख देते हो, तो उस सब्सटेंस में मतलब जो आपका गॉय बैलेंस होता है और फैराडे बैलेंस होता है, उधर क्या होता है, उसमें मैग्नेट लगे होते हैं और सब्सटेंस आप उसके बीच में रख देते हो और दिखाते हो कि ये सब्सटेंस कितना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करवा रहा है, ठीक है ना। उधर से वैल्यू ये कैलकुलेट होती है। देखिए ये वाली वैल्यूज मैंने लिखी, 1.75 अप्रॉक्सीमेटली, इसके बराबर पहुंचे 2.84, 2.76। थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है। बट जो आपने फॉर्मूला तो आपने ऐसे खुद थ्योरेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है ना। उधर आपने एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करा है, बट एक्चुअली में चीज़ें कैसे होती है, एक्सपेरिमेंट से होती हैं। तो एक्चुअली में ये वैल्यूज़ होती हैं, बट आपने याद करनी है ये वाली, बिकॉज आपने ये वाला आपने एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करे हैं, ये आपने उन्होंने करे हुए हैं जिन्होंने ये लिखी हुई है वैल्यूज़, ठीक है ना। तो आपने नहीं किया, आपने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, उधर से आपको वैल्यू कैलकुलेट करना आ जानी चाहिए। ओके ये वाली चीज़ हो गई। ये वाली सारी की सारी चीज़ें आप लोग लेना, मतलब इसके लिए एक ट्रिक है भाई। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होगा
तो भाई जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है ना वो 1 पॉइंट कुछ होगी। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी 2 पॉइंट कुछ होगी। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे तो उसके लिए वैल्यू 3 पॉइंट कुछ होगी। पॉइंट वाली वैल्यू आप लोगों ने याद कर लेनी है। जब 4 होगी तो 4 पॉइंट कुछ होगी। जब 5 अनपेड होंगे तो 5 पॉइंट कुछ वैल्यू होगी। देखिए अभी इधर देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1.73, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो 2.84, 3 है तो 3.87। मतलब जितने अनपेड होने हैं ना उतना ही मतलब वैल्यू होनी है, बट पॉइंट में कुछ एक्स्ट्रा टर्म होनी है, ठीक है ना। 4 होगा तो 4.90, इधर 5 हो रहा है तो 92, ठीक है ना। ये वाली बढ़ रही है वैल्यू, ठीक है ना। मतलब 5 अनपेड है तो 5 ही मतलब 5 पॉइंट कुछ वैल्यू है। तो ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली कहानी है। और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटली जब आप लोग करते हो तो उधर भाई थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो ऑर्बिटल का भी होगा ना, थोड़ा बहुत ऑर्बिटल का भी कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए। तो उसकी वजह से थोड़ी फ्लक्चुएशन आ रही है वैल्यू में, उसकी वजह से थोड़ी फ्लक्चुएशन आ रही है, थोड़ी चेंज आ रही है वैल्यू। तो ये वाली चीज़ है। इतनी सी बात आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। इतनी चीज़ आप लोग कर लीजिएगा तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। आगे देखिए इन्होंने सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना। सवाल टाइम देखिए कितना है, टाइम अभी सवाल हो ही जाएगा, ठीक है ना। आपने क्या करना है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए डाइवैलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज, एटॉमिक नंबर कितना है भाई, इतना है, ठीक है ना। एक्वस सॉल्यूशन में आपने डाल दिया है। एक्वस सॉल्यूशन में मतलब एटॉमिक नंबर 25 किसका होता है भाई, मैंगनीज का होता है। तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या होती है 3d5 और 4s2, 3d5 और 4s2। तो अभी देखिए 3d में कितने होते हैं 5 अनपेड होते हैं, एस में क्या होते हैं पेड होते हैं, ठीक है ना। एस में क्या होते हैं पेड होते हैं। तो डी में कितने हैं 5 है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5 इंटू 5 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू कितनी है 5.92। बस वही वाली मैंने ट्रिक दी हुई है आपको। अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 5 होंगे तो 5 पॉइंट कुछ वैल्यू होगी। तो पॉइंट में आप लोग देख लेना तो आपको पता लग जाएगा। ओके, इतनी चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत आसान चीज़ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप लोगों को ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। अभी रिवाइज़ जैसे करवा दिया, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी सब्सटेंसेस आपको आगे पीछे दिख रहे हैं उनको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। दैट इज़ पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड द फेरोमैग्नेटिक, ऑन द बेसिस कि आपने उनको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ठीक है ना। जब आप लोग उन सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो कोई अट्रैक्शन शो करता है, कोई रिपल्शन शो करता है और कोई क्या करता है वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करता है। जो अट्रैक्शन शो करता है उसको आप लोग बोलते हो पैरामैग्नेटिक, और जो रिपल्शन शो करता है उसको आप लोग बोलते हो क्या डायामैग्नेटिक, और जो वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करता है उसको आप लोग क्या बोलते हो फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो आपकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ड्यू टू द अनपेड इलेक्ट्रॉन होती है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होते हैं, जो डी में क्या होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिशन मेटल्स भी क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना। मतलब वो क्या करेंगे आपको, वो क्या करेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर शो करवाएंगे। तो ओके, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर आपका क्या हो जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और मैग्नेटिक बिहेवियर या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है ना। मैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ता जाएगा या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा बढ़ता जाएगा। मैंने आप लोगों को बोला था कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को कैलकुलेट करने के लिए भाई एक टर्म होती है जिसको आप लोग बोलते हो मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट एक टर्म है, जैसे फोर्स है वैसे ही मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक बिहेवियर को कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म है, ठीक है ना। उसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है 2 टाइप की मोशन है, एक स्पिन मोशन है एक ऑर्बिटल मोशन है। तो अभी देखिए अगर मोशन कौन सी हो रही है इलेक्ट्रॉन की, अगर कौन सी स्पिन मोशन है और ऑर्बिटल मोशन है। बट इन द केस ऑफ द 3D एलिमेंट्स उधर क्या होता है कि आपकी ऑर्बिटल मोशन क्या हो जाती है निगलेक्ट हो जाती है ड्यू टू द क्विंचिंग हो जाती है। उसकी क्विंचिंग उसका अलग सा रीज़न है, उधर लिगेंड्स वगैरह आते हैं तो उसका अलग रीज़न है। वो बड़ी क्लासों में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है ना। बड़ी क्लासों में सवाल आता है उधर, ठीक है ना, बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। तो इधर सिर्फ मोशन कौन सी रहती है, इसकी स्पिन मोशन रहती है। तो उधर एक हमने फिर फॉर्मूला देखा था मैग्नेटिक मूवमेंट का, जिसको आप लोगों ने बोला था स्पिन ओनली फॉर्मूला, जिसकी वैल्यू थी रूट, जिसका फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस टू फॉर्मूला था। तो भाई n इंटू एन प्लस टू फॉर्मूला था। तो आप लोगों ने उधर से मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। और इधर क्या था बोहर मैग्नेट्रॉन, उसका क्या था यूनिट था। तो ये वाली इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने, मैंने थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह भी की। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन इधर 1 होगा 2 होगा तो क्या सीन होगा, सब कुछ आप लोगों को पता लग जाएगा। वीडियो को पूरी देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।